नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ के लेक्चर 7 में। अब तक हम 1991 से 1996 तक के पॉलिटी पीवाईक्यूज़ को कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं और एक चीज़ लगातार सामने आई है, यूपी पीसीएस में कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। हमेशा की तरह पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम उसका सही आंसर और पूरा एनालिसिस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यूज़ 1997 लेक्चर 7। क्वेश्चन नंबर 54 से पॉलिटी के क्वेश्चंस स्टार्ट हैं 1997 के पेपर में। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें पूछा गया है कि द रीज़न फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्कीएस्ट इज़ दैट। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि इट इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। सेकेंड ऑप्शन है इट कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। थर्ड ऑप्शन है डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। पार्लियामेंट्री प्रोविजंस या संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस या न्यायिक स्वतंत्रता हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो ये बहुत सारे संविधानों के अनुभव से समाविष्ट है। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि इट कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान, जैसे ऑल इंडिया सर्विस के बारे में इसमें दिया गया है, इलेक्शन कमीशन, महान्यायवीर या अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक या फिर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। बहुत सारे इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिजर्वेशन, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, भारत जैसा बड़ा देश। तो बहुत सारे कारण हैं। और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि ये इसमें यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का संविधान है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हों, जो मोस्ट करेक्ट होता है हम उस आंसर को सही मानते हैं। खैर ये क्वेश्चन एक विवादास्पद क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मोस्ट करेक्ट इसमें यही ऑप्शन है कि बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। संविधान का जो पार्ट 5 है, भाग 5, वो केंद्र के बारे में बात करता है, जो भाग 6 है वो राज्य के बारे में बात करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आंसर डी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। पहला ऑप्शन है इट इज़ द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सेकेंड ऑप्शन है देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। थर्ड ऑप्शन है देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। तो रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा, जिसे जनता चुनेगी वही भारत में शासन करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में ये पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द थ्योरी ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये तो नर्सरी के बच्चे को भी पता होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मुकदमे से आई थी? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के मुकदमे से आई थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केस कब हुआ था ये याद रखना है, 1973 में हुआ था। और इसमें कितने जज थे? इसमें 13 जज थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 में ये पूछा गया है कि द आइडिया दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट इज़ डिपेक्टेड इन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में। सेकंड ऑप्शन है द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में। थर्ड ऑप्शन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, ए तथा सी दोनों में। तो कल्याणकारी राज्य होने का विचार, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका जो एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अनुच्छेद 38 में भी यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज अमेंडेड एज रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन केस। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? पहला ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। सेकंड, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। और फोर्थ ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये याद रखना है, चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के मौलिक अधिकार को संशोधित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो संरक्षण के लिए दो आर्टिकल्स होते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो कि विद इन इंडिया, भारत के अंदर यात्रा के अधिकार को प्रदान करता है, और विदेश यात्रा के अधिकार को प्रदान करता है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी। और ये मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। सेकंड है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। थर्ड है स्टैट्यूटरी राइट्स, विधिक अधिकार। और फोर्थ है ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करती है, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करती है? तो हाई कोर्ट इस्तेमाल करती है आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट्स इशू कर सकती है। रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट्स ऑफ सर्शियोरी, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, रिट्स ऑफ क्वो वारंटो एंड रिट्स ऑफ मैंडामस। तो इन 5 रिट्स को इशू करके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में ये पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है 19, 26, 29 तथा 30। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 30। क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो 2 आर्टिकल्स में प्रदान किए गए हैं, एक है आर्टिकल 29 और एक है आर्टिकल 30।
और इन्हें हम सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी कहते हैं। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस आर्टिकल 30 को हमें याद रखना है। PYQ जब हम करते हैं तो हम पॉलिटी को पढ़ते नहीं हैं, हम पॉलिटी पढ़ चुके हैं और हम सिर्फ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में ये पूछा गया है कि द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। 4 ऑप्शन है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। हमें पता है भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है ये विधायिका के अंतर्गत आती हैं और विधायिका को स्वतंत्रता देने के लिए जो लोकसभा का सचिवालय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है और इसका आर्टिकल हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 58 98 में संसद सचिवालय का उल्लेख किया गया है। बस इतना याद रखना है कि लोकसभा संसद सचिवालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 98 में किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 1% लोग भी नहीं कर पाएंगे जो एग्ज़ाम में बैठे होंगे, लेकिन आप कर लोगे क्योंकि आपने PYQs को अच्छे से किया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो यहाँ पे नहीं वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है गवर्नर एंड फोर्थ ऑप्शन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता होगा कि सब कुछ ही राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति को अपॉइंट नहीं किया जाता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और उपराष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती। तो ये क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। इन PYQs को हमें बार बार रिवाइज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और यही इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज़ नॉट ट्रू। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ये कथन तो सही है क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। कौन सा पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें असत्य कथन बताना है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में ये कहा गया है कि ही कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यह भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अगला ऑप्शन है ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट पासेज अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यही असत्य है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं है यह पूछा गया था। तो इसमें यह याद रखना है कि जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टिल द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम करता है। राज्य की व्यवस्थापिका उसे हटाए जाने या उसे नियुक्त करने का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। जो राज्यपाल होता है वह सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो डी में लिखा है वह कथन असत्य है और यही इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? इसमें कीवर्ड क्या है क्वेश्चन में? एकांतिक शक्ति। पहला ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये तो एक्सक्लूसिव पावर है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसमें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर शक्तियां होती हैं, तो ऑप्शन बी नहीं सही हो सकता। थर्ड ऑप्शन है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, इसमें भी लोकसभा तथा राज्यसभा की बराबर की शक्तियां होती हैं। और चौथा ऑप्शन है रिमूवल ऑफ इट्स ओन चेयरमैन, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्रस्ताव पास करना पड़ता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नई ऑल इंडिया सर्विस या नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देगी, 2/3 मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करेगी, तब संसद कोई किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सक्लूसिव पावर है, एकांतिक शक्ति है राज्यसभा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। इस पेपर में 1997 के बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटिक्स के सेक्शन से पूछे गए थे। 1996 का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कम क्वेश्चंस थे, लेकिन 1997 का जो ये लेक्चर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स elects the maximum number of representatives of scheduled tribes to the लोकसभा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर होगा नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब टू द लोकसभा। इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना है, और आज भी यही स्थिति है, मध्य प्रदेश ही सर्वाधिक नियुक्त करता है। और इसमें कितने करता है तो ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के लिए 9 अनुसूचित जनजाति सीटें आरक्षित थीं, लेकिन 2000 के बाद मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, तो अब भी 6 सीटों के साथ मध्य प्रदेश हमारा पहले स्थान पर है, और उसके बाद झारखंड 5वें स्थान पर है, और उड़ीसा भी 5वें स्थान पर ही आता है। तो पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, सेकंड स्थान पर है झारखंड, और सेकंड स्थान पर ही है उड़ीसा, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा दोनों के पास 5-5 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य दिए हैं और उनका लोकसभा में कितनी सीटें हैं वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है असम, थर्ड है पंजाब और फोर्थ है वेस्ट बंगाल। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, क्योंकि तब आंध्र प्रदेश के पास 42 सीटें थीं, लेकिन फिर 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो अब आंध्र प्रदेश के पास 25 सीट्स हैं और तेलंगाना के पास 17 सीट्स हैं। असम के पास कितनी सीट्स हैं? 14 सीट्स हैं, जबकि इसमें लिखा है कि असम के पास 13 सीट्स हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? बी नहीं सही है। पंजाब के पास 13 सीट्स हैं, करेक्ट है, और वेस्ट बंगाल के पास 42 सीट्स हैं, करेक्ट है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, लोकसभा की सीटें आपको सभी राज्यों की याद होनी चाहिए, क्योंकि आज भी यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में ये पूछा गया है कि द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विद, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक कभी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकती, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है मनी बिल या वित्त विधेयक में लोकसभा की एकांतिक शक्तियां या एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं, तो बी के लिए भी नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी बिल के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए भी कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में ये पूछा गया है कि व्हेन वाज द डेजिग्नेशन सदर ए रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेंज्ड टू गवर्नर, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है,
और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ईयर 1967 में जम्मू एवं कश्मीर का जो सदर रियासत का पद था वो बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। और ये सवाल अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष संवैधानिक स्थिति थी जम्मू और कश्मीर की, उसे समाप्त कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। तो आज भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि सदर रियासत को राज्यपाल के पद में कब बदला गया था, तो 1967 में चेंज किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन, तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए ये भी राज्य सूची में नहीं आ सकता। थर्ड है ऑप्शन रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस राज्य सूची का ही विषय है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर फोर्थ ऑप्शन है फॉरेस्ट या वन, फॉरेस्ट या वन भी हमारे समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में राज्य सूची का विषय पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में ये पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 369, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 372। तो आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर के तहत विशेष राज्य जो था उसका प्रावधान था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया है। और अब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 371, क्योंकि इसके अंतर्गत इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि बहुत सारे राज्यों को स्पेशल उपबंध करे गए हैं। जैसे अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात है, अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड है, 371 बी में असम है, फिर 371 सी में मणिपुर है, 371 डी में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। ऐसे 371 आई तक भी हैं, तो वो हम पॉलिटी में याद करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें यह याद रखना है कि आर्टिकल 371 के तहत अनेक राज्यों के बारे में विशेष उपबंध करे गए हैं, और अपने पॉलिटी के नोट्स से आपको इन सबको डिट्टो याद कर लेना है कि 371 में महाराष्ट्र गुजरात है, 371 ए में नागालैंड है, फिर उसके बाद असम है, फिर उसके बाद मणिपुर है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। 371 ई जो है उसमें भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में ये पूछा गया है कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ओनली, सेकंड ऑप्शन हाई कोर्ट ओनली, थर्ड ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द कोर्ट्स। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द कोर्ट्स, किसी भी न्यायालय में नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब कार्य करे तो वह स्वतंत्र होकर कार्य करे तथा जजेस को रिटायरमेंट के बाद किसी बेनिफिट का प्रलोभन ना हो, कोई लालच ना हो, इसके लिए प्रावधान बनाया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में ये पूछा गया है कि द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कवर्स। उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सही बात है। सेकंड ऑप्शन है स्टैट्यूटरी राइट्स, सही बात है। एंड थर्ड ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए ही परम आदेश अथवा रिट्स को इशू कर सकता है। वहीं पर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए रिट्स इशू कर सकता है, परम आदेश जारी कर सकता है।
इसलिए इस मामले में हाई कोर्ट अथवा उच्च न्यायालय की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और ये मैंने पहले भी बताया है कि जो हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स को इशू करता है, परमादेश को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बैंकिंग। तो बैंकिंग तो संघ सूची का ही विषय है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी संघ सूची का विषय है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है सेंसस या जनगणना, और जनगणना भी संघ सूची का विषय है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है गैस। जो गैस है वो राज्य सूची का, तो गैस राज्य सूची का विषय है और इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा संघ सूची का विषय नहीं, और यही इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो 1990 महत्वपूर्ण पॉलिटी PYQs को कॉन्सेप्ट के साथ समझा। अब तक की इस सीरीज़ में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को बार बार अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो डिफ़िकल्ट दिखने वाले क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 1991 से 2025 तक सभी UPPCS पॉलिटी PYQs को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में UPPCS पॉलिटी PYQs 1998 लेक्चर 8। तो जुड़े रहिए इस पूरी PYQ जर्नी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।